गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी फटाफट से। गुड मॉर्निंग गौरांग, अंतिमा गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाए बेटा। फटाफट से ज्वाइन करें सभी लोग। निकिता गुड मॉर्निंग, सृष्टि गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है। अंकित लिमिटेड के नाम से। मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है बेटा, अंकित लिमिटेड के नाम से। क्वेश्चन है अंकित लिमिटेड। क्वेश्चन सभी के पास आ गया ना बेटा? क्वेश्चन सभी के पास आ गया ना बेटा? ये हमारे मॉड्यूल में नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन सभी के पास आ गया। अंकित लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब, अंकित लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब सृजा लिमिटेड on 31st March 2017, whose summarized balance sheet stood as follows. अंकित लिमिटेड ने सृजा लिमिटेड को अक्वायर किया है। सृजा लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको बता रखी है। क्या बता रखा है बेटा? देखिए, फिक्स असेट 2100, इन्वेस्टमेंट करंट असेट लॉन्स एंड एडवांसेस में है स्टॉक इन ट्रेड 300 और सन्ड्री डेटर्स 600। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 is 2,400, जनरल रिजर्व 300, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस 300। आगे बोल रहा है बेटा, द क्रेडिटर्स वाज एग्रीड टू बी पेड एज फॉलोज। एक मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट। हेलो हेलो, बस बढ़िया, बता। हाँ हाँ, कर गया क्लास में था। 3 बजे सपना क्या रही है? ठीक है, डेट क्या रही है? कम करके रही है। ठीक है ठीक है, एक और। हाँ हाँ, संदीप का अब राहुल जी जिस दिन आएंगे ना उसमें दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए आ जाए बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,40,000 शेयर्स, ठीक है। द कंसिडरेशन वाज एग्रीड टू बी पेड एज फॉलोज, ए पेमेंट इन कैश of rupees 5 per share in Srija Limited and the issue of share of rupees 10 each in Ankit Limited on the basis of 2 equity share valued at rupees 15 and 110% cum preference shares for every 5 share held in Srija Limited. The whole of the share capital consists of shareholding in the exact multiple of 5 shares and the following shareholding: A, B, C and D. तो A के पास कितने शेयर थे? 348, B के पास थे 228, C के पास थे 216 और D के पास थे 84 शेयर्स। अदर इंडिविजुअल्स 24 लोग ऐसे हैं जिनके पास सिंगल शेयर है। ओके साहब। इट वॉज एग्रीड दैट अंकित लिमिटेड विल पे इन कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर इक्वलेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर इन सृजा लिमिटेड ₹65 फॉर 5 शेयर्स ऑफ ₹50 पेड। अब देखिए दो बातें बताई कि सृजा लिमिटेड के हर एक शेयर को 5 रुपए तो पर शेयर कैश में मिलेंगे बेटा। सृजा लिमिटेड के हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 5 रुपए तो कैश मिलेंगे। दूसरा, अंकित लिमिटेड उसे क्या देगा? ऑन द बेसिस ऑफ, अंकित लिमिटेड उसे इश्यू करेगा 10 रुपए वाले 2 इक्विटी शेयर जिनकी वैल्यू 15 रुपए पर शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपए है। किसको देगा? जिसके पास सृजा लिमिटेड में 5 शेयर है। मान लीजिए सृजा लिमिटेड में आपके पास 5 शेयर है तो आपको क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर मिलेंगे, 2 शेयर 15 रुपए वाले, 30 रुपए का तो ये मिल जाएगा। आपको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, एक शेयर 10 रुपए वाला, और आपको कैश मिलेगा 5 रुपए 5 शेयर पे 25। तो इस तरह फॉर एवरी 5 शेयर आपको हर 5 शेयर पे क्या मिलेगा? 2 इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर और 5 रुपए कैश में। बेटा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो बताइए मेथड कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले तो ये बताइए परचेज कंसिडरेशन का मेथड कौन सा लगाएंगे? परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे? पेमेंट मेथड, हर्ष भी कह रहा है पेमेंट मेथड। चलिए साहब मेथड नंबर 2 पेमेंट मेथड से लगाएंगे। कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करें? सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? इक्विटी शेयर इन
सॉरी ऐसे लिख दो, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया जाएगा? सबसे पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर इन अंकित लिमिटेड। अंकित लिमिटेड में क्या दिए जाएंगे? इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, हमें पता है कि जिस पर्सन के पास 5 इक्विटी शेयर हैं उसे क्या देने हैं? जिस पर्सन के पास 5 इक्विटी शेयर हैं उसे कितने इक्विटी शेयर देने हैं? जल्दी से बताओ, 5 इक्विटी शेयर वाले पर्सन को कितने इक्विटी शेयर देने हैं? दो इक्विटी शेयर। क्या सारे के सारे लोग ऐसे हैं क्या जिनके पास 5 इक्विटी शेयर हैं? बेटा क्या सारे के सारे लोग ऐसे हैं क्या जिनके पास 5 या 5 के मल्टीपल में? क्वेश्चन ने कहा क्या सारे के सारे लोग ऐसे हैं क्या बेटा जिनके पास 5 शेयर हैं या 5 के मल्टीपल में? नहीं सर, 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है साहब, तो मैं निकाल लेता हूं। हम यहां पे एक एरो लगाते हैं और मैं कैलकुलेट करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब जो कि एग्जैक्टली 5 के मल्टीपल में नहीं है। कौन कौन लोग थे बेटा? एक तो ए था, एक बी था, एक सी था और एक डी था। 4 लोग थे। शेयर्स होल्ड, कितने कितने शेयर होल्ड करते थे? कितने कितने शेयर होल्ड करते थे बेटा? 348, 228, 216 और 84। ठीक है साहब, कितने शेयर ऐड करते थे? शेयर इन मल्टीपल ऑफ 5। कितने शेयर ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल में है? इनमें से कितने शेयर ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल? 348 में से कितने शेयर ऐसे हैं बेटा जो 5 के मल्टीपल में? कोई बता सकता है? किसी के पास 348 शेयर हो तो कितने शेयर ऐसे होंगे जो 5 के मल्टीपल में? भाई 348 वाले के सारे ही फ्रैक्शन में थोड़ी ना है, कुछ तो मल्टीपल में भी हैं। गौरांग 340 कैसे? इसके 345 शेयर तो ऐसे हैं, इसके 345 शेयर तो ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल में। बी के कितने हैं? 225। सी के कितने हैं? 215। डी के कितने हैं बेटा? 80। और कुछ अदर लोग भी है जिनके पास 24 शेयर है, जिनके पास 24 शेयर है। इन 24 में से कितने हैं 5 के मल्टीपल में? ये भी बताना बेटा। इन 24 में से 5 के मल्टीपल में कितने हैं? इन 24 शेयर में से 5 के मल्टीपल में कितने हैं? अंतिमा कह रही है 20, गौरांग कह रहे हैं 20। वेरी गुड। और कोई? मुझे सभी का आंसर चाहिए। 24 में से कितने शेयर ऐसे हैं
जो 5 के मल्टीपल में, निकिता भी कह रही है 20, सृष्टि कह रही है 0, बाकी लोग, हर्ष भी कह रहा है 0, अंतिमा एक भी नहीं, स्नेहा 0। हाँ बेटा समझो ध्यान से, क्योंकि सब ये 24 लोग हैं जिनके पास एक एक शेयर है, उसके सामने लिखा हुआ है 1 शेयर होल्ड बाय ईच शेयर होल्डर, उसमें लिखा हुआ है 1 शेयर होल्ड बाय ईच शेयर होल्डर, तो इसमें एक भी मल्टीपल में नहीं है, तो फ्रैक्शनल शेयर कितने हो गए? फ्रैक्शनल शेयर 348 में से 345 गए, 3 शेयर्स, 225, 3, 216 में से 215, 1, 84 में से 84 और 24 के 24, टोटल फ्रैक्शनल शेयर कितने हो गए? 3 + 3 + 1 4, 11, 35 शेयर्स। 35 शेयर्स ऐसे हैं जो फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल को पेमेंट कैसे किया जाएगा? फ्रैक्शनल को पेमेंट किया जाएगा कैश में, बाकी सबको तो नॉर्मल शेयर दे सकते हैं। जो भी लोग 5 के एग्जैक्ट मल्टीपल में नहीं होंगे, फ्रैक्शनल होंगे, उनको क्वेश्चन ने कहा है पेमेंट कैसे करेंगे, उनको पेमेंट कैश में करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो उनको छोड़ के बाकी जितने लोग हैं उनको तो कर सकते हैं ना भाई। तो बताओ टोटल शेयर्स कितने थे? टोटल शेयर्स कितने थे? 2,40,000 माइनस फ्रैक्शनल शेयर्स, तो कितने शेयर बच गए? तो निकालो बेटा, 2,40,000 शेयर थे -35, 2,40,000 में से 35 को हटा दो, तो ये तो बचे हुए सारे के सारे एग्जैक्ट मल्टीपल में 2,39,965। उनके 5-5 के बॉक्स बना लो, डिवाइडेड बाय 5, 2,39,965 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक 5 वाले बॉक्स को इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है? 15। तो बेटा इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी कि कितने रुपए के इक्विटी शेयर मिलेंगे। निकाल लीजिए बेटा, वैल्यू निकाल के बता दीजिए। 2,39,965, उनके 5-5 के टुकड़े बनाए, हर 5 के टुकड़े को 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 15। 14,39,750, ठीक है साहब, 790। इसी तरह निकाल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर इन अंकित लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर इन अंकित लिमिटेड, 5 के मल्टीपल वालों को 1 शेयर दिया जाएगा, तो वापस वही तरीका, 2,40,000 माइनस 35, आप सीधा भी लिख सकते हैं 239,965, अलग से लेस करके दिखा दें, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। वैल्यू बताएं। वैल्यू बताए बेटा। 479
930। चलिए उसके बाद क्या दिया जाएगा, कैश। बेटा कैश इनको भी दिया जाएगा और कैश फ्रैक्शन वालों को भी दिया जाएगा, तो मैं दोनों का लिख देता हूं। 2,40,000 माइनस 35, 2,40,000 माइनस 35, इनको कितना दिया जाएगा, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। वैल्यू बता दो, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इलेवन लैख 99,000 11,99,825। ठीक है बेटा। अब बात आती है फ्रैक्शनल शेयर्स। फ्रैक्शनल शेयर्स को भी कैश में दिया जाएगा। फ्रैक्शनल शेयर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, एक बात बताएं, फ्रैक्शनल शेयर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है? क्वेश्चन ने हमें बता रखा है, क्वेश्चन नहीं बताता तो हम क्या करते? पहले तो समझो, क्वेश्चन नहीं बताता तो हम क्या करते? हमने कहा आप 2 इक्विटी शेयर दे रहे हो 15 रुपए वाले, तो 30 रुपए तो हो गए बेटा वो। आप एक प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो 10 रुपए वाला, तो 10 रुपए हो गए वो। 5 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से दे रहे हो कैश, तो हो गया 65। मतलब आप हर 5 शेयर के बदले में 65 की वैल्यू पे कर रहे हो। तरीके अलग अलग हैं। अब मैंने कहा भाई मेरे पास तो 5 शेयर नहीं है, मेरे पास तो केवल 3 शेयर है, तो आपने कहा भाई हम क्या करें? तो मैंने कहा भाई मुझे 3 के बराबर हिस्सा दे दो और कैश में दे दो। तो बोले 5 शेयर कितने के होते थे? 5 शेयर की फेस वैल्यू होती है 50 रुपए। 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर थे सृजा लिमिटेड के, तो उन्होंने कहा जिसके पास 50 रुपए की वैल्यू है उसको हम 65 देते हैं। अब किसी के पास 10 रुपए की वैल्यू है, मतलब एक शेयर है, मैं तो इसे कहता हूं कि जिसके पास 5 शेयर है उसे 65 का सामान मिलता है। अब सामान देने वाली कंडीशन में है नहीं, तो क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। तो एक शेयर के बदले में कितने दे देंगे? 13 दे देंगे। निकाल दो बस। तो हमने कहा भाई 65 रुपीज देते हैं 5 शेयर के लिए, तो फ्रैक्शन वालों के शेयर कितने हैं? 35। फ्रैक्शन वाले लोगों के शेयर कितने हैं? 35। 65 रुपीज देते हैं 5 शेयर के लिए, तो 35 शेयर के लिए कितने देंगे? जल्दी से बता दो। 65 डिवाइडेड बाय 5, एक शेयर के बदले में 13 रुपीज होते हैं। ये हो गए बेटा, फ्रैक्शन वालों को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 455, और हमारा हिसाब खत्म हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। ये हमारा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। जल्दी से बता दीजिए। 14, 4, 18, 30, जल्दी बताइए। चारों अमाउंट को जोड़ दीजिए, वो आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन थी। 31 लाख
20,000, 31,20,000। ये बेटा आपका परचेज कंसिडरेशन था। कौन से मेथड से था? पेमेंट मेथड से। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में थे नहीं, वरना हमें प्रेफरेंस का पेमेंट भी बताया हुआ होता। प्रेफरेंस शेयर थे ही नहीं, तो प्रेफरेंस का पेमेंट बताने की जरूरत नहीं बची। क्लियर है सभी को बेटा? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और सेंड करूंगा। अभी मैं आपको सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और सेंड करूंगा, वो आपको होमवर्क में करना है। ऐसा परचेज कंसिडरेशन एग्जाम में हमसे 2-3 बार निकालना पूछा गया है, केवल परचेज कंसिडरेशन निकालना। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में ऐसा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी वाले मॉड्यूल से इस क्वेश्चन को हटा दिया है, पहले मॉड्यूल में भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको और भेजा था, वो क्वेश्चन भी देखिए फटाफट से। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017 आर गिवन बिलो। ठीक है, बी लिमिटेड वाज मर्ज्ड विद ए लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 31st March 2017। बेटा आपको कभी इस बात पे दिमाग नहीं लगाना है कि क्वेश्चन ने मर्जर वर्ड लिखा है, क्वेश्चन ने एक्विजिशन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन ने अक्वायर वर्ड लिखा है। इस बात पे कभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन ही परचेज के हिसाब से करने हैं। पहले हम जरूर दिमाग लगाया करते थे जब मर्जर और परचेज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता था। अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें परचेज के हिसाब से, उस टाइम भी हम वर्ड पे नहीं जाते थे, उस टाइम भी हम कंडीशन चेक किया करते थे। अब तो कोई समस्या ही नहीं बची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं समराइज्ड बैलेंस शीट दे रखी है, ए की भी दे रखी है और बी की भी दे रखी है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के सामने लिख रखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और टोटल। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले शेयर, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, 12% डिवेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इतना देने के बाद क्वेश्चन आगे बोलता है ए लिमिटेड वुड इश्यू 12% डिवेंचर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर एट पर। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर का क्लेम हटाने के लिए उन्हें 12% वाले डिवेंचर्स भेजता है। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से 20% इनकम आती है और बी लिमिटेड के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से 12% इनकम आती है प्री टैक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2014-15, 15-16 और 16-17 दोनों के प्रॉफिट बता रखे हैं। ए लिमिटेड के प्रॉफिट हैं 6 लाख, 7 लाख और 5 लाख। ठीक है, बी लिमिटेड के प्रॉफिट है 2 लाख, 2,50,000 और 1,50,000। आगे की लाइन बोल रहे हैं गुडविल में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है बेटा?
गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेशन आपने पार्टनरशिप में गुडविल कैलकुलेशन के मेथड पढ़े थे। कितने मेथड होते थे बेटा? गुडविल कैलकुलेशन के मेथड पढ़े थे, फटाफट से बताओ कितने मेथड होते थे? 4। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। किसी से भी निकालो, आंसर एक ही आता था। चलिए बेटा आगे बोलते हैं। परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय ए लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको बनानी है, फिर बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है अमालगमेशन के बाद की। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन में पीसी कौन से मेथड से निकालना है बेटा? इस क्वेश्चन में पीसी कौन से मेथड से निकालना है? इस क्वेश्चन में पीसी कौन से मेथड से निकालना है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से। एक बात बताओ बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर की होती है या इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर की होती है या इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की? इक्विटी शेयर की होती है। जब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सारी असेट लेते हैं, असेट माइनस सारी लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक बात बताओ बेटा, जब सारी असेट लेंगे तो गुडविल आएगा या नहीं आएगा? जब सारी असेट लोगे तो गुडविल आएगा या नहीं आएगा? गुडविल आएगा। और गुडविल आएगा इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में गुडविल दे तो नहीं रखी, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका बता रखा है। तो बेटा पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर परचेज कंसिडरेशन आएगा, तब जाके हम आगे अमालगमेशन का काम कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट काम है परचेज कंसिडरेशन निकालना, क्योंकि आगे का तो रटा रटाया काम है और कुछ करना ही नहीं है। परचेज कंसिडरेशन तब निकलेगा जब इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू तब आएगी जब गुडविल आएगा। चलिए साहब, तो पहली कैलकुलेशन किस चीज की होगी? पहली कैलकुलेशन किस चीज की होगी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलिए सर, तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। क्या आप लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? चलिए बेटा, सबसे पहले करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड से। और कैपिटलाइजेशन मेथड आपको क्या कहता है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट। उससे क्या आ जाएगा? उससे आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाएगी, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे,
उसमें से कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। कौन कौन सी कंपनी का निकालना है, ए की भी निकालनी है और बी की भी निकालनी है। दोनों का क्यों निकालना है बेटा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 क्या कहता था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज। चलिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। ए का एवरेज प्रॉफिट बता दो बेटा, ए का 3 साल का एवरेज प्रॉफिट बता दो। 6 लाख, हाँ आप ही बता दो बेटा एवरेज करके। 6 लाख। बी का भी एवरेज प्रॉफिट बता दो। बी का एवरेज प्रॉफिट, बी का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 2 लाख। बेटा एक बात बताओ, गुडविल में जब आप कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हो तो कैपिटल इंप्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आते हैं क्या? कैपिटल इंप्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आते हैं क्या? कैपिटल इंप्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आते हैं क्या? बेटा कैपिटल इंप्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आते हैं क्या? ये कुछ क्रक्स वाली बातें हैं। नॉन ट्रेड कैप नहीं आते। देखो कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है, वर्ड से समझो। कैपिटल इंप्लॉयड वो पैसा जो बिजनेस में लगा रखा है, उसी के साथ आप कह रहे हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सोना खरीद के रख रखा है, तो भैया वो तो नॉन ट्रेड है, बिजनेस में कहां लगा हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता। तो जब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आते तो क्या उनसे आने वाली इनकम को इनकम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए क्या? जब आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बिजनेस का पार्ट नहीं मानते, बिजनेस की कैपिटल का पार्ट नहीं मानते, ठीक है आपका है, आप ऑनर हो, मैं ये नहीं कह रहा आप ऑनर नहीं हो, लेकिन आप कहते हो कि वो पैसा हमने बिजनेस में नहीं लगा रखा, तो फिर उससे आने वाली इनकम को क्या बिजनेस की इनकम माना जाए क्या? नहीं मानना चाहिए। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम को माइनस कर देंगे, माइनस नॉन ट्रेड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ए का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था बेटा? ए कंपनी का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? ए कंपनी का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? जल्दी बताइए बेटा।
एक कंपनी के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? 1,50,000। उस पे एक कितना रिटर्न कमाता था? उस पे एक कितना रिटर्न कमाता था? 20%। तो 1,50,000 का 20% 30,000। ठीक है। इसी तरह बी का अमाउंट कितना था? 50,000। 50,000 का 12% कितना अमाउंट हो गया? तो हम कहेंगे एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 5,70,000 और 1,94,000 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर दीजिए। कैपिटलाइजेशन रेट हमको क्वेश्चन में बताई थी। कैपिटलाइजेशन रेट बताई थी 20%, तो डिवाइड बाय 20% एंड डिवाइड बाय 20%। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आ जाएगी? कैपिटलाइजेशन, सॉरी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कितनी वैल्यू आ जाती है? 5,70,000 डिवाइडेड बाय 20%। 5,70,000 डिवाइडेड बाय 20%। $28,50,000 और दिस इज 9,70,000। ओके, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा कैपिटल इंप्लॉयड। इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल इंप्लॉयड, और जैसे ही कैपिटल इंप्लॉयड माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा आगे काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए की भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बी की भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या मेरे को? आप बता सकते हैं क्या? चलिए मैं ही बता देता हूं। कैपिटल इंप्लॉयड में कौन कौन सी एसेट ली जाएगी? मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, वरना शॉर्टकट भी किया जा सकता है। फिक्स एसेट 10 लाख और 4 लाख। फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉन ट्रेड है।
स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट कितना है? 160 और 50,000। डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 80,000 और 90,000। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स है 60,000 और 30,000। कैश एंड बैंक, 230 और 1,10,000। फिक्स एसेट 4,50,000। ओके सॉरी, 4,50,000। 5 आइटम। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आएगा क्या? ए में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बता रखा है, आएगा क्या? बी में तो बता ही नहीं रखा, ए में बता रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ए में बता रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आता बेटा, वो फिक्टिशियस असेट होता है, वो यहां पे काम नहीं आता। इतनी असेट थी, माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स है 90,000 और 50,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, 60,000 और 50,000। %12 डिवेंचर, 2 लाख और 1 लाख। और कोई लायबिलिटी थोड़ी ना है, नहीं। ये आ जाएगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। बता दीजिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कितना आता है? दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट बता दीजिए। हाँ सृष्टि कह रही है 11,80,000 ठीक है, 1180 आ गया। बी का बताइए। 5,30,000 माइनस कर दीजिए बेटा 11,80,000 और 5,30,000, तो ये आ जाएगा गुडविल का अमाउंट 4,40,000 और 16,70,000। डन बेटा, क्या यहां तक क्लियर है?
बेटा यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। देखो गुडविल के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या आता है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू में सारी एसेट आती है। सर यहां पे भी तो सारी लिखी है, मुझे बताओ यहां पे सारी लिखी है या नहीं लिखी? सारी लिखी है। कौन कौन सी एसेट नहीं लिखी जल्दी बताओ। कैपिटल इंप्लॉयड में भी मैंने सारी एसेट लिखी है और इंट्रिंसिक वैल्यू में भी सारी एसेट आती है। कौन कौन सी एसेट नहीं लिखी हुई? एक तो गुडविल नहीं लिखा हुआ और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ। भाई जब कंपनी बेचेंगे तो वो सोना छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, वो भी तो साथ लेके जाएंगे। तो दो एसेट नहीं लिख रखी सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी नहीं लिख रखा। एक तो कोमल बोल रही है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक गुडविल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी नहीं लिख रखा। बेटा वो एसेट होती ही नहीं है, वो चाहे कैपिटल इंप्लॉयड हो चाहे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहीं भी नहीं आता, क्योंकि वो तो एक खर्चा किया है हमने जो हमने दिखा रखा होता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहीं भी नहीं आता। फिर लायबिलिटी साइड में आओ, सारी लायबिलिटी माइनस करनी थी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। देखो सारी लायबिलिटी पहले से ही माइनस कर रखी है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करना पड़ता है, वो कर देंगे, है ही नहीं क्वेश्चन में, करेंगे कहां से? तो बेटा एक तरीका तो है सारी एसेट को वापस से लिखो और सारी लायबिलिटीज को वापस से माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड में गुडविल जोड़ दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ दो, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो माइनस कर दो, तो भी तो वही वैल्यू आएगी। भाई जिन तीन आइटम को हम छोड़ रहे हैं वो तीनों आइटम लिख दो। जिन तीन आइटम को आप छोड़ रहे हो वो तीनों आइटम लिख दो, ठीक है? तो मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं। अरे भाई जवाब दे दिया करो साथ साथ। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ए और बी, ठीक है साहब। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 11,80,000 और 5,30,000, ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए किया, प्लस गुडविल 16,70,000 प्लस 4,40,000 प्लस नॉन ट्रेड प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थे 1,50,000 और ये थे 50,000। बस सब, और तो कुछ बचा ही नहीं। ये क्या आ जाएगी? नेट असेट
available for इक्विटी शेयर होल्डर्स। टोटल करके बता दीजिए। ये तो आ जाएगा 30 लाख और ये आ जाएगा 10,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए। इक्विटी शेयर कितने थे? ए की 8 लाख रुपीस की कैपिटल थी 10 रुपए वाली, तो इसके तो इक्विटी शेयर थे 80,000 और बी की थी 3 लाख रुपीस की कैपिटल 10 रुपए वाली, तो इसके थे 30,000। तो ये आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 30 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 37.50। 10,20,000 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 34। ओके बेटा, चलिए आज इस क्वेश्चन को हम यहीं तक करते हैं। कल हम इसमें आगे स्वेप रेशियो भी निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन और फिर बैलेंस शीट। ये हमारे लिए एक बेस क्वेश्चन होगा जिससे हम सारी चीजें करनी सीख रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए सेंड करूंगा, जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन निकाला था उसी तरीके का। ओके, क्लियर है? चलिए बाय बाय।